मित्रों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, इसको ही ख़त्म करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानना हमको ये आवश्यक है कि संविधान है क्या। तो संविधान शासन व्यवस्था को संचालित और नियंत्रित करने की एक व्यवस्था है, जिसको भारत के संविधान सभा ने निर्मित किया था। अब इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था एक है संसद। संसद क्या करती है? विधायन का काम करती है, मतलब कानून का निर्माण। देश में कोई भी कानून इस सदन द्वारा ही बनाया जाता है, इस संस्था द्वारा। अब हमको यह जानना है कि संसद कहते किसको हैं। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है कि संसद में कौन कौन शामिल है, संसद के कौन सदस्य नहीं होते हैं, कौन कौन से अंग हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो संसद 3 संस्थाओं से मिलकर बना है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों संस्था संसद के अंग हैं। कारण, क्योंकि कोई भी कानून बनाया जाएगा तो निर्माण की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में शुरू होगी तो राज्यसभा में पास कराया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति जैसे ही स्वीकृति अपना देगा, वो विधेयक कानून बन जाता है। अब यहां तक तो हम लोग समझ गए ये संसद किसको कहते हैं। अब आज हमको चर्चा करना है राज्यसभा पर कि इस संसद में राज्यसभा की क्या भूमिका है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, इसका कैसे गठन होता है। तो यहां पहले 2 तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे हम, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। पहला, यह उच्च सदन है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उच्च सदन कौन है, किसको कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा को। तो उच्च सदन है राज्यसभा, यानी लोकसभा निम्न सदन है। अब राज्यसभा की दूसरी विशेषता क्या है? यह अस्थायी सदन है। अर्थात कभी विघटित नहीं होता है। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा लोकसभा से इसकी तुलना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और पुनः नया चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी विघटित नहीं होती है, यह सदैव बनी रहती है। इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका विघटन क्यों नहीं होता है, आखिर उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि अस्थायी सदन हो जाता है और इसका कभी विघटन नहीं होता है। तो आइए 5-6 टॉपिकों के तहत पूरे राज्यसभा को समझने का प्रयास करते हैं कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, उनके वेतन भत्ता कौन देता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले गठन पे चर्चा करते हैं। या ऐसा करते हैं कि मैं पूरा टॉपिक लिख देता हूं, पहले उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे तो आपको नोट करने में आसानी होगी। तो गठन के बाद चुनाव, योग्यता, कार्यकाल,
वेतन भत्ते एवं कार्य अधिकार ये सदन क्या करती है? आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। अब 250 सदस्य कैसे चुने जाते हैं ये देखना है हमको। तो 250 सदस्यों में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्वेश्चन पूछता है कि इनको कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये कैसे लोग होते हैं, तो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा में विशेष योगदान वाले आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर ये है 12। वो कैसे लोग होते हैं, तो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा में विशेष जिनको उपलब्धि प्राप्त है, ताकि जरूरत पड़ने पर सदन इनकी विशेषज्ञ सहायता ले सके। अब दूसरा डिवाइडेशन है निर्वाचित सदस्य। अब हमको यह देखना है कि संघ प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये हो गए 238 सदस्य। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इनका चुनाव होगा। यहाँ केवल हमको डिवाइडेशन करना है कि 250 कहाँ से कैसे आते हैं। अब इस 238 में फिर एक डिवाइडेशन है, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित प्रदेश। आइए ये सदस्यों द्वारा, तो ये सदस्य होते हैं 234 और 4 संघ शासित प्रदेश से आते हैं, जिसको संघ प्रदेश भी कहा जाता है। अब ऐसे हम देख लें तो हो गया 250। तो राज्यसभा का गठन ऐसे होता है। अब यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज जो बार बार क्वेश्चन पूछता है ये होता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12। ये कैसे लोग होते हैं, तो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान हो। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है संघ शासित प्रदेश से कितने चुने जाते हैं, 4। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं और यही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो गठन हो गया, गठन आप समझ गए। अब अगला टॉपिक चर्चा करते हैं चुनाव, कि इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो चलिए चुनाव का देखते हैं कि कैसे इनका चुनाव होता है। तो चुनाव 2 तरह के होते हैं। हमारे देश में 2 तरह के चुनाव का प्रचलन है, एक प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहां समझ लेने की जरूरत है
कि प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं भागीदारी निभाए। जैसे हम लोग लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को वोट द्वारा चुनते हैं और जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाती है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। लेकिन राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब वैसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भागीदारी न करे, बल्कि हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुना है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा, जैसा कि आपने देखा है कि 4 सीट संघ शासित प्रदेशों के लिए आवंटित है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसे 2 संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, तो यह है दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये हो गया चुनाव, ऐसे चुनाव किया जाता है सदस्यों का। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ केवल 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधानसभा है, तो उनके सदस्य भी राज्यसभा का चुनाव करते हैं। आइए अब समझ गए होंगे आप, तो मिटा दिया जाए। आगे चर्चा करते हैं कि चुने जाने की योग्यता क्या होती है इनकी, आखिर कैसे व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, की योग्यता पे चर्चा करते हैं। तब पहली इनकी योग्यता यह है कि यह भारत के नागरिक होने चाहिए। पहला शर्त कहाँ होने चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या अमेरिका कोई नागरिक हो और वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए, नहीं, उसकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, वो भारत का होना चाहिए, तो वह भारतीय हो। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 30 वर्ष हो। ये कम से कम 2 योग्यता होनी चाहिए। मतलब हमारे में से ही कोई जो भारतीय हो, जिनकी आयु 30 वर्ष हो, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है। लेकिन हाँ, समझने की बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि कभी कभी आपको फंसाया जाता है कि राज्यसभा का सदस्य क्या ऐसे लोग चुने जा सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, अर्ध नागरिक हो, पूर्ण नागरिक हो। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक का मतलब पूर्ण नागरिक ही होता है। नागरिक का मतलब नागरिक, अगर नागरिक हो, अर्ध नागरिक हो, पूर्ण नागरिक हो, तो न अर्ध मारना है न पूर्ण मारना है। मारना क्या है? भारत का नागरिक हो। फिर दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या 65 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, क्योंकि ये आयु न्यूनतम है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, तो हमारा महती दायित्व बनता है कि उन चीज़ों पर विशेष रूप से मैं फोकस होकर बताऊं जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए, तो ऐसे हो गया उनकी योग्यता। अब देखना है कि कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो पहले ही बताए हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन होता है।
तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा कितने साल के बाद भंग हो जाएगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कैसे नहीं होता है समझते हैं, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहां ध्यान देने की बात है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का 5 वर्ष। अब क्यों विघटित नहीं होता है, तो इसकी दूसरी शर्त यह है कि इस 250 सदस्यों में से 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर पद मुक्त हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 250 सदस्य हैं राज्यसभा के, उसमें से 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर पद मुक्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन हो जाएगा। अर्थात यह कभी भंग ही नहीं होगा। एक सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, जितने सदस्यों का उस जगह पर दूसरे सदस्य आ गए, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। कभी विघटित होने वाली न होने वाले सदन कहा जाता है। अब आपको बात में समझ आ गई, मैंने 2 विशेषता बताया था कि अस्थायी सदन है, ये उच्च सदन है, तो अस्थायी सदन क्यों है, इसीलिए इसका कभी विघटन नहीं होता है। यहां समझने की यही बात है। यहां से आपसे क्वेश्चन 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन, कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पद मुक्त हो जाते हैं, तो 1/3। किसके 1/3, तो 250 सदस्यों के 1/3, और उनका चुनाव होता है, पुनः सदन में आ जाते हैं और सदन की उस संख्या 250 बरकरार रहती है। चलिए अब देखते हैं वेतन भत्ते, कि भैया वेतन भत्ता क्या मिलता है इनको और कौन देता है। चलिए इस टॉपिक के तहत पढ़ते हैं। तो संसद निर्धारित करती है राज्यसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का, या जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है केंद्र में, उनका वेतन और भत्ता तय करती है संसद। तो कौन करते हैं वेतन भत्ता तय? संसद। संसद यह निर्धारित करेगी कि इनको कितना वेतन मिलना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कौन देता है, तो संसद। और वेतन हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। यहां भत्ता जानना जरूरी है। इनको बहुत तरह के वेतन के साथ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, ऐसी तरह के बहुत तरह के भत्ते दिए जाते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है बस एक, कि इनका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है, कौन तय करता है, तो संसद। चलिए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ आइए, तो शपथ दिलाता है राज्यसभा का सभापति। यहां समझने की बात है, राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है,
तो सभापति भी रहेगा और उपराष्ट्रपति भी रहेगा, तो दोनों एक ही बात है। आगे हम चर्चा करेंगे, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो इस पर काफ़ी चर्चा होगी कि कैसे सभापतित्व करता है। चलिए, ये सारे जन टॉपिकों को हम धीरे धीरे पढ़ लिए। अब मेन टॉपिक है कि ये संस्था कौन से कार्य करती है और इस संस्था के पास क्या अधिकार है। यहां से बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन ये चर्चा करना जरूरी है कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, आखिर काम क्या करती है। चलिए तो देखते हैं इनके कार्य और अधिकार क्या है। मोटे मोटे टॉपिकों में हम लोग बांट के समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से हमको चलना है। तो सबसे पहले राज्यसभा को सारे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त है। विशेष रूप से 3 ही 4 इसके पास ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा के पास है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है, और जो राज्यसभा के पास है वो लोकसभा के पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं वो कौन से अधिकार है जो लोकसभा के पास तो है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है। तो चलिए, वित्त संबंधी अधिकार। यहां यह देखना है कि अगर लोकसभा से वित्त विधेयक या धन विधेयक पारित होकर के राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रखता है इसको, ज्यादा दिन तक नहीं रखेगा, 14 दिन तक। या संशोधन कि इस जने की विधेयक में संशोधन किया जाए, प्रस्ताव करता है। संशोधन करना या न करना लोकसभा पर निर्भर है। अर्थात वित्त संबंधी मामलों में यह लोकसभा की तुलना में कम अधिकार रखता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कौन से अधिकार लोकसभा की तुलना में इसके पास कम है, तो यही अधिकार है। आप कितने दिन तक रख सकता है वित्त विधेयक अपने पास? तो 14 दिन तक। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए, अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्यसभा के पास तो है, लोकसभा के पास नहीं है। तो अनुच्छेद 249 कहता है, देखिए अनुच्छेद आया तो हमारे बात दिमाग में एक बात आई, करे हम तो इतना बोलते चले जा रहे हैं, अनुच्छेद बता ही नहीं रहे हैं। तो हम आपको बोझिल नहीं बनाना चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा अनुच्छेद रखिए। मैं आपको किसी दिन वीडियो में सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 50-60 ही आएंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार मैं आपको लिखवा दूंगा। मेरा यहां प्रयास यह है कि आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ जाइए ताकि आगे समझने में दिक्कत न हो। और एक टॉपिक के बाद आपको मैं कुछ इस ढंग से लेके चलूंगा, और जो मैंने बताया था गठन, कार्यकाल, ये टॉपिक ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिकों पर जब चर्चा होगी तो उसी वैसे ही पॉइंट पे चर्चा होगी। मेरा थोड़ा पढ़ाने का अलग अंदाज है, थोड़ा अलग ढंग से मैं पढ़ाता हूँ, और मेरा उद्देश्य होता है कि कम से कम मेहनत में कैसे आपको बेहतर कराया जा सके, कैसे आप बेहतर समझ सकें। तो थोड़ा आपने बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा मेरे साथ भी पढ़ के देखिए क्या अंतर है। मेरा दावा है कि आप अपने को फुलफिल अनुभव करेंगे कि नहीं, अब हम संविधान जान गए हैं, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा पढ़ाने का मेरा अंदाज दूसरा है, आप अनुभव करेंगे आगे, और फिर आपका कमेंट तो आता ही रहेगा, समझेंगे क्या कमी है, और कमी है तो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची, अब राज्य सूची, अनुसूची आपको पता नहीं होगी। 7वीं अनुसूची, जब अनुसूची पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है। तो यहां है राज्य सूची।
तो आमतौर पर राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। अब प्रश्न होता है कि क्यों बना सकती है? तो राज्यसभा को, एक और नोट करिए क्वेश्चन, राज्यों की सभा बोला जाता है। मतलब राज्यों के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं, तो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्य सूची के विषयों में किसको कानून बनाने का अधिकार है, लोकसभा को कि राज्यसभा को? तो राज्यसभा को। और दूसरी यानी कि कहने का मतलब अधिकार है जो दूसरा, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, वो अनुच्छेद 312 है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई अखिल भारतीय सेवा, मतलब अखिल भारतीय सेवा के गठन के संदर्भ में मतलब अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा गठन करना हो, जैसे भारतीय रेलवे सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय पोस्टल सेवा, तो ऐसे सेवाओं के गठन का अधिकार मात्र राज्यसभा को है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, राज्यसभा पहल करेगी और राज्यसभा ही ऐसा कानून बना सकती है। अन्यथा लोकसभा को ऐसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया राज्यसभा पर। यहाँ राज्यसभा का टॉपिक समाप्त होता है और फिर मिलते हैं मित्र अगले वीडियो में।